नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सनातनियों ने निकाली शोभा यात्रा। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां युवाओं द्वारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता का कराया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर सनातनियों ने निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान भारी संख्या में सनातनी पहुंचे। ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं गौरव राजावत ने कहा कि राम हमारे प्राण हैं, राम हमारी आत्मा है और राम के ही नाम से भारत का नाम है। शोभा यात्रा में राम मंदिर की झांकी, ढोल और सनातनी लोगों ने तलवारबाजी से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वहीं गौरव राजावत ने कहा कि मातृशक्ति तलवार के साथ शक्ति का प्रतीक है। माताएं बहनें स्नेह करना जानती हैं तो दुर्गा रूप बनकर गुंडों का सर काटना भी जानती हैं। रुई की मंडी फटाक से प्रारंभ होकर शाहगंज वाल्मीकि वाटिका पर शोभा यात्रा का समापन होगा। और अभी आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वर्षगांठ मनाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? राम हमारे प्राण हमारी आत्मा, जिनके नाम से भारत का नाम है, ऐसे राम आज उनके भव्य अयोध्या मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के दौरान तिथि के अनुसार 13 तारीख को मनाया गया, लेकिन आज 22 तारीख है और इसी 22 तारीख को पिछली साल भी एक भव्य दिव्य सनातनी यात्रा यहाँ निकाली गई। हजारों युवाओं की संख्या से ये युवा तरुणाई राम के संकल्प के साथ, राम की मर्यादा के साथ जुड़े हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग अपना एक गौरव का क्षण, एक सुख की अनुभूति के रूप में राम मंदिर की वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस तरीके से झांकी निकालिए, कहां से निकाला गया कि इसका संदेश राम मंदिर का पूरा मूर्ति रूप जो रामलला की वह मूर्ति अयोध्या में है, ऐसा वो मंदिर की पूरा एक झांकी, उसके बाद ढोल जो मराठी हमारे मानुष की एक पहचान है, मराठी का ढोल, और उसमें हमारे समाज के बंधु जो तलवारबाजी से अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे वो, और मातृ शक्ति जो तलवार के साथ शक्ति का प्रतीक, क्योंकि माता अगर स्नेह करना जानती है, बहन अगर स्नेह करना जानती है तो दुर्गा रूपी बनकर नरमुंडों का सर काटना भी जानती है। इसका प्रतीकात्मक रूप भी इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया जिले के अजीतमल मुरादगंज डॉक्टर विश्वजीत सिंह पाल बीएमएस शिवाजी भवन के पास अयाना रोड बम्बा पर औरैया ओज क्लिनिक और पंचकर्म सेंटर 22 जनवरी 2025 को शुभारंभ के उपलक्ष्य में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सुविधाएं बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, माइग्रेन, एलर्जी, वजन का गिरना इत्यादि, बाल झड़ना, सोराइसिस, खुजली, कील मुहासे, झाइयाँ, सफेद दाग, अन्य त्वचा विकार, पुराना जोड़ों का दर्द, गठिया, आमवात, संधिवात, पथरी, पेट दर्द, पुराना कब्ज, लीवर, किडनी एवं अन्य उदर विकार, कमर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सियाटिका, घुटनों का दर्द, कंधे एवं गर्दन का दर्द, ल्यूकोरिया, पीसीओडी, अनियमित मासिक धर्म, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आदि शामिल हैं। सर जी, आज आपने एक ओजो क्लिनिक पंचकर्म सेंटर का उद्घाटन किया है क्षेत्र में जनता के लिए। क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या उनको वो लाभ मिलेंगे बीमारी से? ओजस क्लिनिक जो है, आज जो आपके मुरादगंज में आज इसकी ओपनिंग हुई है, मैं डॉक्टर कप्तान सिंह, मैं पूर्व जिला क्षेत्र आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और ये इटावा, इसको जो है डॉक्टर विश्वजीत जी ने अपने यहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया है मुरादगंज के लिए। और मुरादगंज में ये बहुत ही इस क्षेत्र को एक अच्छी सुविधा मिलने वाली है, जिसमें इन्होंने आयुर्वेद के अपनी विधा के साथ साथ जो पंचकर्म करके दिया है, ये पंचकर्म वास्तविक बहुत ही अच्छी विधा है आयुर्वेद की। और इसमें जो असाध्य बीमारियां हैं, उन बीमारियों को जो है जो लाभ कहीं नहीं मिलता है, वो लाभ जो है आपको इस पंचकर्म में भी मिलेगा। अभी तक बहुत बड़े बड़े महानगरों में ये सब सुविधा उपलब्ध थी। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपके हरिद्वार में बाबा रामदेव के यहाँ पंचकर्म के लिए लोग जाते हैं। अब वहाँ पर जाने में बहुत सारे लोग हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, तो वो जो सुविधा है वो आपको मुरादगंज में उपलब्ध होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब जो है सुविधा है, इस क्षेत्र ये क्षेत्र के लोग इससे बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। बाबा रामदेव के यहाँ जिस जो आपने बताया है वहाँ पर सुविधा, वहाँ तो पैसे लगते हैं, तो यहाँ आप लिख रहे हैं निःशुल्क सेवा शिविर, इसमें क्या कहेंगे आप? आज जो इन्होंने निःशुल्क शिविर मतलब जो लगाया है,
एक्चुअली ये जो क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, तो आज के दिन जो सुविधाएं होंगी वो आज आपको निःशुल्क मिलेंगी। और ये निःशुल्क सुविधाएं जो है, कोई भी मतलब चीज़ जो है बराबर, तो जो पंचकर्म में भी अपना मतलब जो है वो सारी मशीनों का है, दवाइयों का है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो है बहुत कम मतलब रेट से, उचित रेट से वो सुविधाएं ये देश मतलब क्षेत्र के लोगों को दिला पाएंगे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया शहर के मोहल्ला बनासीदास स्थित मैदान में युवाओं द्वारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश भदौरिया ने मैच का फीता काटकर शुभारंभ किया। पहले दिन समर्थपुर 11 और चंबल 11 के बीच मैच खेला गया। मुख्य अतिथि अवधेश भदौरिया ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। इसके उपरांत दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें मैच जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं उनकी टीम के खिलाड़ियों और कार्यक्रम आयोजकों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। यही बच्चे आगे चलकर जिले और देश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों को धन्यवाद दिया। मैच शुभारंभ होने से पहले खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत गेंद खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और कहा कि हार जीत से नहीं, युवाओं को खेल भावना से खेल खेलना चाहिए। खेलने से युवा मजबूत होते हैं और नियमित खेलने से उनके शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में खनिज विभाग का वसूली का आतंक जारी। बीच रास्ते में गाड़ी लगा अन्य फर्मों की गाड़ियों को छोड़ सिर्फ एमटीसी की गाड़ी पर टारगेट। ट्रांसपोर्टर महेश शर्मा पर खनिज इंस्पेक्टर पंकज कुमार विभाग द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे पहले भी खनिज विभाग द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत देने से मना करने पर महेश शर्मा के साथ मारपीट कर दर्ज कराया गया था फर्जी मुकदमा। अब दोबारा फिर विभाग द्वारा फर्जी मारपीट के मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे पति को महेश शर्मा को फंसाया जा रहा है खनिज विभाग द्वारा, और उनसे पैसे की मांग की गई थी। उसके पहले भी पैसे नहीं दिए गए तो मारपीट उनके साथ में किया। अभी परसों के दिन भी ऐसे ही हादसा हुआ है और हम वहाँ पे गए थे मुकदमा लिखाने के लिए, तो हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया और हमको आश्वासन देके वहाँ से वापस कर दिया गया था कि कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में सारा आरोप हमारे पति महेश शर्मा के ऊपर लगाया जा रहा है। बताओ, अगर इस तरीके से होगा तो हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे, कहाँ जाएंगे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 की एक उपधारा है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। खबरों के मुताबिक 3 दिन पहले 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। देखिए, कब्जा तो सरकारी जमीन पर किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को ध्यान में रख रही है। जिस प्रकार से घरौनी का वितरण हुआ, जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को चिन्हित करके और गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए आवास बनाकर उनको देना, ये सारी इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जिसमें किसी को भी इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जिसने भी कब्जा किया है, कोई भी वक्फ बोर्ड हो, मुझे लगता है कि उनको आगे बढ़ कर के आना चाहिए और अपनी जमीनों को जिन पर उन्होंने कब्जा किया है स्वेच्छा से सरकार को सौंप देना चाहिए। और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम गरीबों को मकान बना के आवंटित कराएंगे, इस निर्णय का वक्फ बोर्ड की जितनी भी सब ये वक्फ बोर्ड की कमेटियां हैं, इनको स्वागत करना चाहिए। अगर ये लोग अपने से नहीं आते हैं, जमीन नहीं देते हैं, तो सरकार क्या करेगी? कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। और जो सरकार संकल्पित हो कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं को समर्पित कर रही है, वो ना कोई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गुंडागर्दी को ना बर्दाश्त कर रही है, ना माफियाओं को बर्दाश्त कर रही है, ना गुंडों से जनता को पीड़ित होने देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार किसी भी कीमत पर कोई भी जमीन, कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी माफिया, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए किसी ने भी अगर इस पर कब्जा किया, और विशेषकर जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, उन्होंने भी
जहां पर उनके द्वारा ये कब्जा किया गया है उनको स्वेच्छा से सरकार को ये सौंप देना चाहिए। क्या लगता है अगर स्वेच्छा से नहीं सौंपा तो क्या बुलडोजर चलेगा वहाँ? नहीं, कानून अपना काम करेगा और जहां जिस प्रकार की कानून के अंतर्गत आवश्यकता है सरकार वो कदम उठाएगी, योगी जी वो कदम उठाएगी। जो सरकारी संपत्ति 547 चिन्हित की गई है, इनका सर्वे अधूरा है। इनको पुराने रिकॉर्ड के अनुसार फिर दोबारा सर्वे किया जाए तो तथ्य सामने आएंगे। जो रेवेन्यू बोर्ड का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तथ्य जानकारी कर लें, एक स्पष्ट नीति आ जाएगी, एक स्पष्ट फिगर है, तब उसके बाद उससे सरकार को सोचना चाहिए। पहले सर्वे इसको पुनः करा दें। नहीं, ये अभी 548 जो सरकारी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को पुनः सर्वे करा लें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से इस तथ्य में क्या ये उस जमीन पे वह बोर्ड है कि नहीं है। ऐसे सर्वे जनरल कराने से नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड का जो रिकॉर्ड रखा है गवर्नमेंट के पास उसको अपना जानकारी कर ले, उसका तथ्य पूरा कर ले। इतनी जल्दी सर्वे नहीं होगा जितनी जल्दी वो सर्वे प्रकट कर रहे हैं। इसमें मामला ये है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था, जिस पर भारत सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति गठित की है। संयुक्त संसदीय समिति पूरे देश में वक्फ से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों से सूचनाएं संकलित करने का काम कर रही है। उसी क्रम में संयुक्त संसदीय समिति 20 और 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आ रही है और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं राज्य सरकार से मांगी गई हैं, जिसमें कुछ सूचनाएं जनपदों से संबंधित थीं। उसी क्रम में हम लोगों ने तहसीलों से वेरिफिकेशन करा के और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सूचनाएं शासन को प्रेषित कर दी हैं। सर, क्या कितनी संपत्तियां 1600 कुछ संपत्तियां मिली, कितनी संपत्तियां ही मिली हैं और इन पे किसकी कौन कौन सी संपत्तियां हैं? वक्फ बोर्ड का जो दफ़ा 37 का रजिस्टर है उसके हिसाब से जनपद कानपुर नगर में टोटल 1670 संपत्तियां हैं, जिनका वेरिफिकेशन राजस्व रिकॉर्ड से अभिलेखीय रूप से और भौतिक सत्यापन कराते हुए कराया गया है। इसमें मोस्टली हमारे जो कब्रिस्तान थे जो कि सरकारी प्रकृति के भूमि पर थे, किंतु दफ़ा 37 में वो वक्फ के रूप में अंकित थे। ऐसे हमारे करीब 548 लैंड निकले हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी प्रकृति की भूमि है, किंतु दफ़ा 37 के रजिस्टर में वो वक्फ के रूप में अंकित हैं। इसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी गई है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बता दें कि महाकुंभ को लेकर बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने पहल की है। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा के तहत महाकुंभ के लिए आज 5वीं यात्रा के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने 2 बसों से 121 श्रद्धालुओं को रवाना किया। आपको बता दें कि सनातन धर्म और आस्था का सबसे बड़ा संगम प्रयाग महाकुंभ है, जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत आज 2 बसों से 121 श्रद्धालुओं को रवाना किया। बीजेपी विधायक ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज 5वीं बार इस यात्रा को रवाना किया है। बीजेपी विधायक ने गोपेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा की और उसके बाद श्रद्धालुओं को जरूरत का सामान दिया। उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत आज 2 बसों से 121 श्रद्धालुओं को रवाना किया। वहीं बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि बुजुर्गों के लिए उन्नाव से प्रयागराज तक महाकुंभ में स्नान के लिए आज 5वीं बार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। विधायक ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य माता पिता समान बुजुर्गों को महाकुंभ के पवित्र स्नान का अवसर प्रदान करना है। वहीं विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि पूरी यात्रा निःशुल्क रहेगी। श्रद्धालुओं के रुकने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद विकास मंच के पदाधिकारियों के साथ भैयन मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांझे का व्यापार रोकने के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से आम जनमानस में भयंकर आक्रोश है और इस मांझे को बंद करने के लिए पहले भी पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद ज्ञापन देकर बंद करने की मांग कर चुके हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया गया।
इसके बावजूद भी चाइनीज मांझा सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इसके संबंधित चौकी इंचार्ज को भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन दुकानदारों की जानकारी दी गई और चाइनीज मांझा बिक्री किया जाता है, जिससे आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों संख्या में पक्षी असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। शहर में घूमने वाले बंदर, अन्य जानवर भी इस मांझे का शिकार हो रहे हैं। मांझा लगातार बिक्री हो रहा है। इस मांझे को बंद करने के लिए शहर में जुलूस भी निकाल कर बंद करने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से पुलिस की मिलीभगत है, क्योंकि लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दिए जाने के बाद भी किसी दुकानदार को ना तो पकड़ा जाता है और ना ही उसके यहाँ से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। लोग पुलिस को बता चुके हैं कि यदि शहर में कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। शाहजहांपुर में एक दुखद घटना भी हो चुकी है। पुलिस विभाग के एक आरक्षी की चाइनीज मांझे से कटकर मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद भी पुलिस बिल्कुल निश्चित है। 24 जनवरी तक चाइनीज मांझा बंद ना हुआ, जो लोग दोषी हैं और बिक्री कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो साथ ही सारे शहर में ड्रोन कैमरे को उड़ाकर छतों से चाइनीज मांझा उड़ाया जा रहा है। उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ये लोग आम जनमानस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है तो 25 जनवरी से अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर एडवोकेट पवन तिवारी, पंकज मिश्रा, भैयन मिश्रा, अध्यक्ष विकास मंच, कोमल पांडे, शिवेंद्र वाजपेयी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, हर मुद्दे को लेके आप ज्ञापन बार बार दे रहे हैं, चाइनीज़ मंझे को भी लेके दे रहे हैं, क्या मुद्दे आपके रहे? हमारा मेन मुद्दा तो है अभी फ़िलहाल चाइनीज़ मांझा फरुखाबाद शहर से बंद होना चाहिए। कारण क्योंकि फरुखाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में पतंगबाजी होती है। बाहर से, देश विदेश से भी जो फरुखाबाद के रहने वाले लोग हैं वो बसंत आते हैं और पतंगबाजी करते हैं। इधर पिछले कई दिनों से पूरे शहर में चाइनीज़ मांझा पूरी तरीके से बिक्री हो रहा है। जो चाइनीज़ मांझा लोग उड़ाते हैं और जब पतंग कटती है या किसी के हाथों में फंसता है या पैरों में फंसता है तो वो पूरे उस हाथ या उस पैर को या उस अंग को काट देता है। जिससे कि आपने देखा होगा कि अभी शाहजहांपुर में एक सिपाही बेचारा जा रहा था, उसके गले में चाइनीज़ मांझा फंसा और उसकी गला कटने से मृत्यु हो गई। ऐसे फरुखाबाद में भी रोज़ कम से कम 10-5 घटनाएं हो रही हैं, जिसमें बच्चों के हाथ पैर कट रहे हैं, युवाओं के हाथ पैर कट रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने प्रदर्शन भी किया था और आपने ज्ञापन भी दिया था, क्या अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी हम लोगों ने पहले 15 तारीख को जन जागरण यात्रा निकाली थी। पूरे शहर में प्रत्येक जो भी पतंग विक्रेता हैं और जो भी मांझा के विक्रेता हैं उन सबकी दुकानों पे गए थे और उनसे कहा था कि आप चाइनीज़ मांझा को मत बेचिए। इसके बाद फिर 17 तारीख को हम लोगों ने एक जन चेतना यात्रा टाउन हॉल से लेकर लालगढ़ गेट तक निकाली, जिसमें कि हमने जनता को भी जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को चाइनीज़ मांझा ना दिलवाएं, ना खुद खरीदें। प्रशासन को भी पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है अगर ऐसे ही आप ज्ञापन देते रहेंगे और इधर कार्रवाई नहीं हो, फिर आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हमने आज उनको टाइम दिया है कि अगर हमारी 3-4 दिनों के अंदर मांग में पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग फरुखाबाद में बड़ा एक आंदोलन फिर से करेंगे। जैसे अभी तो जुलूस निकाल के लोगों को जागरूक किया, प्रशासन को भी चिताया है। आगे एक अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और उसके बाद पूरा शहर बंद कराएंगे। इस मुद्दे को लेके आपने आज ज्ञापन दिया है। फरुखाबाद में चाइनीज मांझा जो है बेखौफ बेधड़ल्ले से जो उड़ रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने एसपी साहब को और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो है ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम लोग जो है बराबर इस चाइनीज मांझे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार जो है मान नहीं रहे हैं। वो बेधड़क जो है बेच रहे हैं अपनी अपनी दुकानों से। और हम लोग जो है बराबर दुकानदारों को चेता रहे हैं, लेकिन दुकानदार जो है फिर भी धड़ल्ले से बराबर जो है उस चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपसे जो बनता है आप हम लोगों का करा लीजिए, क्योंकि हम लोगों को जो है सपोर्ट ऊपरी मिल रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए जो है आज कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दी है। तो उन लोगों ने जो है, दोनों लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई सही रूप से की जाएगी। नाम है आपका? कमल श्याम। कहाँ के निवासी आप? चाइनीज मांझे को लेकर आप क्या कहेंगे? चाइनीज मांझा तो बंद कराया गया। चाइनीज मांझा जो है वो सही नहीं है, उससे कई लोगों को नुकसान हुआ है, इसलिए उस पर बैन लगा।
क्या अभी तक जितने संगठनों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है तो आपकी नज़र में क्या सही है? वो सही है सर। तो आप क्या चाहते हैं? बंद करना चाहिए चाइनीज मांझा, पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। आपका सुनील बाजपेयी, कहाँ के निवासी हैं? नुनहाई कटरा। जो चाइनीज में मांझे को लेकर जो आजकल ज्ञापन संगठन द्वारा दिया जा रहा है तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइनीज मांझा बहुत ही घातक है। समाज मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 वर्षों से इसका इतना प्रचलन हो गया है कि हर बच्चा, हर घर से, हर गली मोहल्ले में ये मांझा जो है, और इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों के गले कट चुके, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, और उसके बावजूद भी ये किस वजह से इस पे प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है सख्त, ये समझ से परे है। अभी पीछे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैया मिश्रा जी ने अपने सहयोगियों के साथ में इसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। उसके बाद शासन और का ये कहना था कि चाइनीज मांझा को अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसके बावजूद भी क्या अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई? हमें तो नहीं लग रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि मैं ही व्यक्तिगत रूप से परसों मैं आ रहा था, मैं एक अस्पताल चलाता हूँ, मैं जब आ रहा था मेरे 2 बार रास्ते में मेरी टांग के बीच में फंसा मांझा, और कल मैं जब निकल रहा था मेरे गर्दन में मांझा फंस गया। जहाँ जाऊँ वहाँ रात के समय में दिखाई पड़ता नहीं है, दिन में तो मान लो देख लेता आदमी, और इतना मतलब घातक है ये कि 1 मिनट के अंदर टूटता नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि शासन और प्रशासन से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर शासन और प्रशासन ये कहता है चाइनीज मांझे पे बिक्री पे प्रतिबंध है तो फिर ये उपलब्ध कैसे है? अभी आए और आकर के घरों की छतों पे चढ़ जाए। हर बच्चा, हर व्यक्ति चाइनीज मांझा उड़ा रहा, बिक नहीं रहा है तो उड़ कैसे रहा है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई मिली भगत है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के लाग बहोसी पक्षी विहार से है, जहां बीते दिनों शिकारियों द्वारा पक्षियों का शिकार होने की खबर पर भले ही जिले के पर्यटन विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हों, पर वहीं जिले के दूसरे पर्यटन स्थल पर शिकारियों द्वारा धड़ल्ले से पक्षियों के मारे जाने के मामले में अभी तक विभागीय अधिकारियों ने कोई रुख नहीं अपनाया है। बता दें कि बीते दिनों में जिले के थाना ठठिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंहपुर के मजरा सोनपुरवा में एक विशाल सरकारी तालाब बीते काफ़ी लंबे समय से एक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात हो चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में देशी विदेशी पक्षियों का आवागमन भी बड़ी संख्या में होता है। कन्नौज और कानपुर देहात की रसूलाबाद सीमा के विषधन गांव से सटे उपरोक्त गांव सोनपुरवा में स्थित विशाल तालाब में पक्षियों का बड़ी संख्या में आना और उनका कलरव जहां गांव के ग्रामीणों से लेकर हर किसी को अपनी चहचहाती कलरव से अपनी ओर खींच रहा है, वहीं शातिर किस्म के शिकारियों की यहां भी नजर लग गई है। विगत दिन यहां शिकारियों ने गीले आटे में जहरीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे यहां बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों की मौत भी हो गई थी। नॉर्दर्न यूरोप से आने वाले पिनटेल पक्षियों के शव मिलने से तालाब किनारे बसे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग की टीम के अधिकारी यहां पहुंचे तो यहां मृतक अवस्था में मिले पक्षियों को जहरीला पदार्थ देकर मारे जाने की बात सामने आई है। ग्रामीण बताते हैं कि यहां भी शिकारियों की नज़र गांव के रमणीय स्थल को लग गई है। निर्दोष और बेहद सुंदर नजर आने वाले पक्षियों का शिकार करके शिकारी तत्व इन पक्षियों के मांस की बिक्री करते हैं। फिलहाल जहां ग्रामीणों में शिकायतों और शिकारियों को लेकर आक्रोश व्याप्त है, वहीं अब शिकारियों की धरपकड़ को लेकर ग्रामीण भी अपने पर्यटन स्थल को बचाने के लिए इन अराजक तत्वों पर अपनी नजरें गड़ा चुके हैं। जिले के अधिकारियों के उपरोक्त मामला संज्ञान में आने के बाद अब तालाब की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखना यह है कि गांव का उपरोक्त पर्यटन स्थल कहा जाने वाला ये तालाब आने वाले समय में कितना सुरक्षित हो पाएगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।